हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो आज जैसे कि बहुत सारे लोगों को खुशी हो रही होगी, हरियाणा का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग जो भी लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग नहीं कर पाए हैं उनका हार्ड लक, बट कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि अभी क्या है कि जुडिशरी का बूम चल रहा है और वैकेंसीज़ आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो डिसहार्टन होने से बेटर रहेगा ये कि आप नए वैकेंसीज़ और नए सिरे से शुरुआत करें। जहाँ पे भी कमी रह गई, जहाँ पे भी गलती हो गई आपसे, अब उन चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करके आप जो है अपने आगे का रास्ता को मुश्किल बनाएंगे। बल्कि इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप उससे जितना जल्दी उभर सकें और जितना जल्दी तैयारी में लग सकें। ठीक है, तो जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। आप हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ता के बारे में। ठीक है, तो एचजेएस को देखते हुए आपका हिंदू लॉ भी उसमें एक पेपर है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्ता। ठीक है, तो ओल्ड हिंदू लॉ के भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने होते हैं, तो कर्ता इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो कर्ता एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, कर्ता का अगर इक्विवेलेंट कोई और इंग्लिश टर्म या फिर कोई और जो है टर्म अगर देखा जाए, तो इनफैक्ट मेरे नज़र में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि इस वर्ड को अच्छे से सिग्निफाई कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी के पास इतना अनब्रिडल्ड पावर नहीं हो सकता है। कर्ता इज़ अ यूनिक सेट ऑफ उनके पास एक यूनिक पावर है जो कि एक प्रिंसिपल के पास, ऐसे एजेंट के पास, इस तरीके के लोगों या मैनेजमेंट ट्रस्टी के पास इस तरीके का पावर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कर्ता को मैं कोई और टर्म से सिग्निफाई ना करते हुए ऐसा बोलूँगी कि कर्ता जो है को पार्टनर्स, जो हिंदू जॉइंट फैमिली में, अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर्स होते थे, उनके इनिशियली ओल्ड हिंदू लॉज में, एंशियंट लॉज में, मिताक्षरा जॉइंट फैमिली में पर्टिकुलरली क्या होता था कि जो एल्डर मेल मेंबर होते थे उनको हम कर्ता, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को हम कर्ता का दर्जा देते थे। अब उनका काम क्या रहता था? उनके पास बहुत सारे पावर्स थे। जितने भी तरीके के मैनेजमेंट हो प्रॉपर्टी के, या फिर को पार्टनर्स के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो, या फिर किसी की जो डॉटर है घर में उसकी शादी करवानी हो, तो वो सारा का सारा काम जो है वो कर्ता देखते थे। ठीक है, तो जनरली क्या होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर हैं फैमिली के, उनको कर्ता का दर्जा दिया जाता था और सारे जो को पार्टनर्स थे उनकी बातों को उनको मानना होता था। और प्रॉपर्टी को मैनेज करने से लेके जितने भी तरीके का स्टेट में प्रॉफिट आना है, या कोई फैमिली बिजनेस रन कर रहा है, ट्रेड बिजनेस वाली फैमिली है, वो सारा चीज़ का गवर्नेंस जो है वो आपका कर्ता देखते थे। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस भी आए। मान लीजिए कि सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो हैं फैमिली के, उनको किसी तरीके की कुछ परेशानी है, डिजीज़ है, या फिर वो इनकेपेबल हैं, उस समय उतना ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर वैसे केसेस में क्या होगा? तो वैसे केस में क्या होता था कि सारे जो को पार्टनर्स होते थे वो अगर अग्री किए कि कोई जूनियर मेल मेंबर को भी अगर कर्ता बनाया जाए, तो जूनियर मेल मेंबर भी बन सकता था कर्ता। लेकिन क्या होना चाहिए? कंसेंसस होना चाहिए था। किनके बीच में कंसेंसस होना चाहिए था? तो को पार्टनर्स जो हैं वो अग्री करने चाहिए थे इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो को पार्टनर्स अगर अग्री किए, कंसेंसस में है, तो जूनियर मेल मेंबर को भी कर्ता बना दिया जाता था। नागपुर हाई कोर्ट में जो है इस बारे में बात की गई कि क्या वुमेन कर्ता बन सकती है। तो नागपुर हाई कोर्ट का कहना था कि वुमेन भी क्यों नहीं कर्ता बन सकती है, जब आप जूनियर मेल मेंबर को भी कंसेंसस के थ्रू, को पार्टनर्स के कंसेंसस के थ्रू अगर आप कर्ता बना सकते हैं, तो अगर वुमेन के लिए भी कंसेंसस है, कोई लेडी है उनके ऊपर भी कंसेंसस है, तो उनको भी बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। और 2005 के पहले का ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा
कि वुमेन जो है उनको को पार्टनर नहीं बताया गया है हिंदू लॉ के तहत। और जिस तरीके का ट्रेडिशन है हिंदू लॉ में, वुमेन को एक को पार्टनर का दर्जा जब नहीं दिया जाता है और को पार्टनर्स के बीच से ही जो है वो कर्ता बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वुमेन को कर्ता नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद आप देखेंगे जिसमें वुमेन को भी को पार्टनर का दर्जा मिला, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में अब इस केस का बहुत रेलेवेंस नहीं है। वुमेन भी अगर करता उनके फैमिली का ट्रेडिशन इस तरीके का है या वुमेन को भी कंसेंसस है तो वो कर्ता ज़रूर बन सकती हैं। अब बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ कर्ता, कर्ता का पोजीशन क्या है। क्या वो एक प्रिंसिपल के जैसा काम करते हैं, क्या वो एक मैनेजर के जैसा काम करते हैं, क्या वो एक ट्रस्टी के जैसा काम करते हैं। मैनेजर और ट्रस्टी के जैसा अगर कोई काम करे या प्रिंसिपल या एजेंट के जैसा कोई काम करे तो इस तरीके से होगा कि भाई आपको किसी पर्सन को, आपके पावर्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करना होगा अगर आप एजेंट होंगे कि भाई आपने किस तरीके से काम किया है, राइट। लेकिन कर्ता के पास एक बहुत वाइड पावर था। क्या पावर था, आप ये देखिए, इनकम, जितना भी प्रॉफिट आता है घर में, ठीक है, तो इसको कौन मैनेज करेंगे, तो कर्ता मैनेज करेंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कौन करेंगे, कर्ता करेंगे। अगर किसी को पार्टनर, किसी मेंबर को कितना अमाउंट रखने के लिए देना है, ये चीज़ का भी डिसीजन कौन लेगा, तो कर्ता लेते थे। मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को किस तरीके से मैनेज करना है हर जगह पे, ठीक है, क्या कुछ प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देना है, एलिनिएशन का जो बात है उसको भी हम लोग डील करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी को मान लीजिए किसी भी तरीके से किसी को रेंट पे देना है, किसी को उसमें रहने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना है, लाइसेंस देना है किसी शॉप वाले को या कुछ इस तरीके से काम के लिए, तो ये सारे लीज़ के लिए देना है, तो ये सारा जो चीज़ है, ठीक है, ये सब कौन मैनेज करता था, कर्ता मैनेज करता था। क्या कर्ता जो है किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ में इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सूट है, क्या उस सूट का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, तो कर सकते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर 32 रूल 7 जो है माइनर्स के फेवर में, माइनर जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई माइनर है, ठीक है, तो अगर उनके बिहाफ में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो ऑर्डर 32 रूल 7 में क्या बात कही गई है कि आप माइनर के फेवर में या माइनर के बिहाफ में जो कॉम्प्रोमाइज़ तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास स्पेसिफिक जो है डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा ली गई है, ठीक है। तो कोर्ट अगर अलाउ करेगा तभी माइनर के बिहाफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम कर्ता करते थे वो सारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता था, उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसका ये फ़ायदा माइनर्स ऑर्डर 32 रूल 7 के तहत ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाएगा कि कर्ता ने कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर लिया तो। किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है किसी पार्टीज़ के साथ तो वो भी कर्ता कर सकते थे। किसी डेट के बारे में एक्नॉलेज करना है या फिर कोई ऐसा जो है पेमेंट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर देना है फ्रॉम द इनकम ऑफ द फैमिली, तो ये सारा डिसीज़न जो है वो कर्ता लेते थे। अब एक आपके पास ये है कि कर्ता का पावर ऑफ एलिनिएशन। एलिनिएशन का मतलब क्या होता है, पावर टू ट्रांसफ़र, पावर टू सेल, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरीके का जो पावर है उसको हम एलिनिएशन का पावर कहते हैं। तो क्या कर्ता के पास ये भी पावर है कि वो एलिनिएट कर दें प्रॉपर्टी को। तो विजनेश्वर जो है हमारे मिताक्षरा लॉ स्कूल में, मिताक्षरा जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो आपका के राइटर्स हैं या फिर जो जिन्होंने भी ये चीज़ को लिखा है, उनके तहत जो है आपातकाल यानी इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको कि हम लीगल नेसेसिटी के नाम से भी जानते हैं, तो लीगल नेसेसिटी होने पर, ठीक है, कर्ता अगर एलिनिएट कर रहा है प्रॉपर्टी को तो वो बिना कंसेंट के, को पार्टनर्स के बिना कंसेंट के एलिनिएट कर सकता है। अदरवाइज़ आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर को पार्टनर्स का कंसेंट है
तो कर्ता जो है प्रॉपर्टी को कभी भी एलिनिएट कर सकता है, लेकिन केवल 3 सिचुएशंस हैं जिसमें कि अगर कर्ता के पास कंसेंट नहीं भी है को पार्टनर का तो भी वो एलिनिएट कर सकता है प्रॉपर्टी को। पहला है लीगल नेसेसिटी, जिसको कि हिंदी में या फिर जिसको ओल्ड हिंदू लॉ के लिटरेचर में आपातकाल की स्थिति कहा गया है। तो आपातकाल की स्थिति में लीगल नेसेसिटी में कर्ता जो है बिना कंसेंट के भी कर सकता है। अब लीगल नेसेसिटी का क्या मतलब हुआ? नेसेसिटी वर्ड जो है वो बहुत वाइड वर्ड है। तो नेसेसिटी के वर्ड के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे हाई कोर्ट्स, बहुत सारे जो केसेस हुए हैं उसमें यही पता चला है कि किसी को पार्टनर्स के इंटरेस्ट को लेके, यानी किसी को अगर बहुत ज़रूरतमंद इंटरेस्ट है, किसी का घर में तबीयत ख़राब हो गया, किसी को जो है किसी के वही हॉस्पिटलाइज्ड है कोई पर्सन और को पार्टनर और उसके इलाज में खर्च है, या मॉडर्न नेसेसिटीज़ बहुत सारी हो गई हैं। तो अगर फैमिली में इस तरीके का कोई आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है तो कर्ता जो है वो एलिनिएट करने का पावर रखते हैं। दूसरा है बेनिफिट ऑफ स्टेट। जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है उसके बेनिफिट के लिए ये ज़रूरी है कि उसको सेल ऑफ या ट्रांसफ़र किया जाए, तो भी कर्ता जो है बिना कंसेंट के ये कर सकते हैं। या फिर इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़। अब इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ क्या है, ये आपको हिंदू लॉ में ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पायस ड्यूटी है, कोई सेक्रेड रिलीजियस ड्यूटी है जिसको कि फुलफ़िल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, ठीक है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए एलिनिएट किया जा सकता है प्रॉपर्टी को। तो ये तीनों रिस्पेक्ट में अगर प्रॉपर्टी एलिनिएट किया गया है तो प्रॉपर्टी का एलिनिएशन बिना कंसेंट के भी हो सकता है। लेकिन अगर ये तीनों सिचुएशन नहीं है और प्रॉपर्टी को कर्ता ने एलिनिएट कर दिया है तो वैसा एलिनिएशन जो है वो वॉइडेबल होगा, ठीक है। वॉइड नहीं होता है, वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल किसके इंस्टेंस में? तो को पार्टनर के इंस्टेंस में। तो को पार्टनर्स जो हैं उनके पास जो है हमेशा ये पावर रहेगा कि इस वॉइडेबल चीज़ को वो वॉइड करार दे, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल ट्रांजैक्शन या वॉइडेबल चीज़ के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है। वॉइडेबल क्या होता है कि जब तक कि वो पार्टी, यानी यहाँ अगर को पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में ये दिया हुआ है, तो अगर को पार्टनर चाहते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को वॉइड करार दे सकते हैं अगर उन्होंने इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अब बात करते हैं हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? अगर मान लीजिए ए है और ए जो है वो करता है, ठीक है, बी है जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, ये बोल के कि लीगल नेसेसिटी था, बेनिफिट ऑफ स्टेट या इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़ था, क्योंकि इन तीनों के ही रिस्पेक्ट में कर्ता अगर एलिनिएट करे प्रॉपर्टी को तो उसको हम वैलिड मानते हैं, अदरवाइज़ वो वॉइडेबल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो एलिनी है, यानी जिसके फेवर में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये प्रूफ करने के लिए कि कर्ता का ट्रांजैक्शन इन तीनों ग्राउंड के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ कर्ता के पास नहीं होता है, बल्कि जिसके फेवर में ट्रांजैक्शन हुआ है यानी एलिनी, उसको प्रूफ करना होता है कि अपने ड्यू इंक्वायरी और सफिशिएंट इंट्रोरोगेशन के बाद उसको ये अगर वो ये बात पता करता है कि कर्ता लीगल नेसेसिटी में प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको ये बात को प्रूफ करना पड़ेगा, और उसको ड्यू इंक्वायरी के बाद ही प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, ट्रांजैक्शन करने का राइट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर मैलिफाइड इंटेंशन के साथ एलिनी और कर्ता के बीच में अगर कोई संपर्क है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है एलिनी को ट्रांसफ़र करके सारे को पार्टनर्स को जो है साइडलाइन कर दिया जाए प्रॉपर्टी से, तो ये चीज़ कर्ता जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एलिनिएशन का पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो को पार्टनर्स अगर अग्री करेंगे तो ही वो प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर सकते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में और ये तीनों सिचुएशंस में बिना कंसेंट के वो प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, लेकिन वैसे कंडीशन में जो एलिनी होगा उसके ऊपर बर्डन ये हो जाएगा कि आप प्रूफ करिए कि आपने ड्यू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस प्रॉपर्टी को कर्ता से परचेज़ किया है। तो आई होप आपको कर्ता का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, कर्ता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
आप इस तरीके के मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए टारगेट फॉर IQ पर बने रहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि HJS मेंस का बैच और RJS मेंस, इनफैक्ट RJS के टेस्ट सीरीज़, हरियाणा के टेस्ट सीरीज़ मेंस ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 7500110314 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।